हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने 10th क्लास की एक साइंस की सीरीज़ चालू की हुई है, जिसमें हमने काफ़ी सारे टॉपिकों को आपको कवर करा चुके हैं। और इससे पहले हम 3 चैप्टर जो हैं वो बिल्कुल ही कंप्लीट करके उनकी वीडियो बना करके आपको अपलोड कर चुके हैं। अगर वो चैप्टर आपने नहीं देखे आप हमारी प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। और हम अब पढ़ रहे हैं हमारा 4th चैप्टर, जिसका नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ठीक है। और हमारा यूट्यूब का चैनल का नाम है स्टडी रूम 2.0 और ये हमारा पार्ट 4 है। इससे पहले इसकी भी हम इस चैप्टर की भी हम 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, ये हमारी 4th वीडियो है। तो आइए एक नए उत्साह और उमंग के साथ हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, बहुत ही तेज़ी के साथ, जिससे कि आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकें। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आ जाती है एक शायरी, जिससे कि आप अच्छे से मोटिवेट हो सके, आपके अंदर उत्साह का जो उमंग है वो बिल्कुल ही उभर कर आपके सामने आ सके और आप पढ़ने के लिए बिल्कुल जोश के साथ आए, जिससे कि आप बिल्कुल सब कुछ समझ सके और अपने पेपर में एकदम मतलब धुएं धुआं कर दे सब कुछ। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे तो दुनिया का एक असूल है। ठीक है, बहुत अच्छी तालीम आपको दी जा रही है, बहुत अच्छी ही। देखिए आप क्या कहने की कोशिश कर रहा है ये। दुनिया का असूल है, जब तक काम है तब तक तेरा नाम है, वरना दूर से ही सलाम है। ठीक है, वाह भाई वाह। मतलब दुनिया का एक असूल है कि जब तक काम है तब तक तेरा नाम है, वरना दूर से ही सलाम है। वाह भाई। तो आप सब ये सब क्या है समझ चुके होंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा इस असूल को। ठीक है, तो आइए अपना नाम बनाने चलते हैं अपने काम से। ठीक है, तो आइए आज की सेशन की शुरुआत एक नए उत्साह के साथ हम शुरुआत करते हैं, जिससे कि आप अच्छे से समझें, बहुत अच्छे से समझें। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारा कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण, समजातीय श्रेणी। ठीक है, तो आइए ये भी देखते हैं। अब तक लगभग 10 से 15 लाख से अधिक कार्बनिक यौगिक ज्ञात हो चुके हैं। इतने अधिक यौगिकों का विस्तृत अध्ययन करना कठिन कार्य है। अब देखिए, अब इतने ज़्यादा हमारे कार्बनिक यौगिक ज्ञात हो चुके हैं, 10 से 15 लाख से भी अधिक कार्बनिक यौगिक। हमने इतने कार्बनिक यौगिक ज्ञात कर लिए हैं कि इनको अध्ययन करना ही बहुत ही कठिन कार्य है। ठीक है, अतः अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इन यौगिकों का वर्गीकरण करना अनिवार्य हो गया। अब इतने सारे यौगिक हैं, हमें इनको याद भी करना है, हमें पता होना चाहिए। तो इन्हें हमें याद करने के लिए हमने क्या किया, इन यौगिकों का वर्गीकरण कर दिया। ठीक है, कार्बनिक यौगिक मुख्यतः 2 भागों में विभाजित किए गए। हमने क्या किया, इनको 2 भागों में विभाजित कर दिया। नंबर 1 एलिफेटिक या विवृत श्रृंखला यौगिक। ठीक है, और दूसरा हमारा हो जाता है साइक्लिक या संवृत श्रृंखला यौगिक। ठीक है, ये हमारे 2 प्रकार मतलब यौगिकों को वर्गीकरण इन श्रेणियों में, इन श्रृंखला यौगिकों में हमने कर दिया। ठीक है, तो आइए चलते हैं, अब इनको भी हम पढ़ेंगे बिल्कुल डिटेल से। तो आइए चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। ठीक है, तो सबसे पहले आपके स्क्रीन पर आ गया है एक चित्र। ठीक है, इस चित्र में आपको दिखाया गया है, देखिए ध्यान से देखेंगे। सबसे ऊपर है क्या, कार्बनिक यौगिक। ठीक है, अब इनको विभाजित किया गया है, मतलब एक आपको चार्ट जो दिख रहा है ये, इसमें आपको बताया गया है कि कैसे कैसे ये अगले जो भाग हैं ये कैसे बांटा गया है। तो इसकी मैंने पहले बताया कि ये सबसे पहला पार्ट 2 भागों में बांटा गया। पहला क्या है, एलिफेटिक यौगिक या विवृत श्रृंखला यौगिक। ठीक है, दूसरे आ जाते हैं हमारे साइक्लिक या संवृत श्रृंखला यौगिक। कार्बनिक यौगिक को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कि हमारा जो साइक्लिक या संवृत श्रृंखला यौगिक है, इसको भी हमने क्या किया है, 2 भागों में विभाजित किया है। नंबर 1 समचक्रीय या कार्बोचक्रीय यौगिक, नंबर 2 विषम चक्रीय यौगिक। ठीक है,
दो भागों में हमारा विभाजित है साइक्लिक या संवहनीय श्रृंखला यौगिक। उसके बाद जो हमारा समचक्रीय या कार्बोचक्रीय यौगिक है इसको भी दो भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, पहला है हमारा एरोमेटिक यौगिक और दूसरा है हमारा एलिसाइक्लिक यौगिक। ठीक है, तो ये इतने सारे पार्ट, मतलब शुरू में तो क्या है, कार्बनिक को दो भागों में बांटा गया, एलिफेटिक यौगिक या विवृत श्रृंखला यौगिक, या दूसरा जो है हमारा साइक्लिक या संवृत श्रृंखला यौगिक। लेकिन जो संवृत या श्रृंखला यौगिक है इसमें क्या है, इसे भी दो भागों में विभाजित किया गया, समचक्रीय तथा विषम चक्रीय। और जो समचक्रीय है इसको भी दो भागों में विभाजित किया गया, एरोमेटिक यौगिक और एलिसाइक्लिक यौगिक। तो आइए हम सब इन्हीं सभी को बिल्कुल डिटेल से आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं अगली स्लाइड से। तो सबसे पहले हमारा आ जाता है एलिफेटिक या विवृत श्रृंखला यौगिक। ठीक है, पहली हेडिंग आप देखिए कि हमारी जो पहली हेडिंग है वो भी यही है, एलिफेटिक यौगिक या विवृत श्रृंखला यौगिक। तो आइए इसे ही पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा एलिफेटिक शब्द के बारे में थोड़ा सा। ठीक है, एलिफेटिक शब्द एक क्या है, ग्रीक शब्द से बना हुआ है जिसका अर्थ क्या होता है, वसा या चर्बी से है। मतलब इसका अर्थ क्या है, वसा या चर्बी। प्रारंभ में इस वर्ग के कितने यौगिक ज्ञात थे, वे या तो वसा के रूप में पाए जाते थे या उनके गुण संरचना आदि वसाओं से मिलती जुलती थी। मतलब कि जो एलिफेटिक या विवृत श्रृंखला यौगिक हैं वो काफ़ी सारे, जिनका अर्थ होता है, इसका अर्थ है, ये ग्रीक शब्द है एक, और इसका अर्थ है वसा या चर्बी। ठीक है, और इसे काफ़ी सारे वर्गों में हमने इनको ज्ञात किया है। तो जितने भी इसके यौगिक हमारे ज्ञात हुए इनमें क्या होता है, वसा होती है, वसा के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, इनकी संरचना वसाओं से मिलती जुलती है। ठीक है, परंतु अब इन यौगिकों को विवृत श्रृंखला यौगिक कहते हैं। ठीक है, अब इनको क्या कहने लगे, पहले क्या कहते, एलिफेटिक कहते थे, वसाओं से मिलती जुलती इनकी संरचना थी और वसा के जैसे ही रूप में पाए जाते थे। अब इन्हें क्या कहने लगे हैं, विवृत श्रृंखला यौगिक। ठीक है, वे सभी यौगिक जिनके अणुओं में कार्बन के सभी परमाणु खुली श्रृंखला में सीधी तथा शाखायुक्त रूप में व्यवस्थित होते हैं विवृत श्रृंखला यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, तो इससे जो पहले वाली वीडियो उदाहरण, एक बार उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण मेथेन, एथेन, एथिल ब्रोमाइड, आइसोब्यूटेन। ठीक है, ये इसके विवृत श्रृंखला यौगिक के उदाहरण है। तो जो इससे पहले हमारी वीडियो थी हम उसमें आपको बिल्कुल क्लियर बता चुके हैं, आपको समझा चुके हैं कि खुली श्रृंखला और बंद श्रृंखला किसे कहते हैं। ठीक है, आइए एक बार और रिपीट कर देते हैं। जो हमारी खुली श्रृंखला होती है वो एक चैन के रूप में चलती है। आप देखिए यहाँ जो कार्बन है, ठीक है, वो कैसे चल रहे हैं, चैन के रूप में चल रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल खुली संरचना है। ठीक है, तो ये क्या है, एक चैन के रूप में फॉर्म में चल रहे हैं। ये तो क्या होती है, ये खुली संरचना बोलती है। यहीं पर अगर बंद श्रृंखला की बात की जाए तो वो एक चक्र के रूप में होता है। ठीक है, चक्र बनाते हैं, कुछ भी चक्र के रूप में रहते हैं तो उसे बोलते हैं हम बंद श्रृंखला। और जो खुली श्रृंखला है वो चैन के रूप में होती है। जैसे ऊपर लिखा गया है कि खुली श्रृंखला, जो खुली श्रृंखला है में सीधी अथवा शाखायुक्त रूप में व्यवस्थित होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप नीचे देखिए मैथेन। मैथेन के क्या होते हैं, कार्बन है, कार्बन का आपको पता ही है कि कार्बन का जो है वो इलेक्ट्रॉनिक अगर विन्यास हम लिखे तो 2,4 होता है और इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 हो गए। ठीक है, तो जब हम इसे लिखते हैं तो देखिए आप, इसकी 4 संयोजकताएं होगी तो 1, 2, 3 और 4। ठीक है, ये 4 है और इससे 4 हाइड्रोजन परमाणु हमने जोड़ रखे हैं, तो ये हो गया मैथेन। आगे इसका नाम पद्धति भी हमने आपको लिखने सिखाएंगे कि मैथेन किसे कहते हैं, एथेन किसे कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए कार्बन के 2 हो गए, अगर 2 कार्बन हमने लिए होता है तो वो होता है एथेन हो गया। उससे हमारे कितने, पूरे के पूरे 6 कार्बन परमाणु, 6 हाइड्रोजन परमाणु हमें जुड़े हुए हैं। ऐसे ही प्रोपेन, ऐसे ही आइसोब्यूटेन। ठीक है, ये सभी क्या हैं, हमारे विवृत श्रृंखला यौगिक के उदाहरण हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, खुली चैन में या खुली श्रृंखला में सीधी शाखायुक्त रूप में व्यवस्थित हो रहे हैं, इन्हें क्या कहते हैं हम, विवृत श्रृंखला यौगिक। ठीक है,
उम्मीद है आप बिल्कुल समझ गए होंगे। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब आ जाता है हमारा साइक्लिक या संवृत श्रृंखला यौगिक। ठीक है, उसके बाद इसके बारे में पढ़ते हैं। वे यौगिक जिनमें कार्बन या अन्य परमाणु एक दूसरे से इस प्रकार जुड़े होते हैं कि एक बंद श्रृंखला या चक्र बनाता है, साइक्लिक चक्र या संवृत श्रृंखला यौगिक कहलाते हैं। उदाहरण साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, बेंजीन। आइए हम बात ही कर रहे थे कि चक्र किसे कहते हैं और चक्रीय यौगिक या बंद श्रृंखला यौगिक किसे कहते हैं, और वही हमारे सामने आ गया। तो ये देख रहे हैं आप कि कार्बन क्या कर रहा है, यहाँ पे एक चक्र बना रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी एक चक्र बन रहा है और यहाँ पे भी एक चक्र बन रहा है। ठीक, तो इस चक्रीय यौगिक को ही हम क्या बोलते हैं, साइक्लिक या संवृत श्रृंखला यौगिक बोलते हैं। समझ रहे हो आप बात को। ठीक है, यानी वे यौगिक जिनमें कार्बन या अन्य परमाणु एक दूसरे से इस प्रकार जुड़े होते हैं कि एक बंद श्रृंखला या चक्र बनता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, साइक्लिक चक्रीय या संवृत श्रृंखला यौगिक कहते हैं। ठीक है, तो यानी अगर हमारा खुली श्रृंखला में अगर आपका यौगिक है तो वो क्या कहलाएगा, विवृत श्रृंखला यौगिक कहलाएगा। और यदि वह चक्र में हो तो चक्र में क्या कहलाएगा वो यौगिक, संवृत श्रृंखला यौगिक या साइक्लिक या चक्रीय। ठीक है, तो यहाँ देखिए आप, यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रायंगल हो रहा है। यहाँ पे देखिए आप तो स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पे देखिए आप तो ये भी एक चक्र बन रहा है। ठीक है, तो इससे पता लग जाता है कि ये क्या है, संवृत श्रृंखला यौगिक है। तो साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन और बेंजीन ये क्या है, इन सभी के उदाहरण हैं। ठीक है, आप उम्मीद है कि आप साइक्लिक या संवृत यौगिक भी बिल्कुल पता लग गया होगा कि क्या होते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद इसी का पार्ट है थोड़ा सा, वो देख लेते हैं। अब आ जाता है हमारा साइक्लिक अथवा चक्रीय यौगिक। उन्हें दो वर्गों में विभाजित किए जाते हैं, समचक्रीय यौगिक या कार्बोचक्रीय यौगिक, और दूसरा है विषम चक्रीय यौगिक। अब हमको आप एक पिछली स्लाइड हम आपको दिखाते हैं। देखिए हमने जो है सबसे शुरू में क्या है, हम ये पढ़ चुके हैं, एलिफैटिक यौगिक हम पढ़ चुके हैं, साइक्लो संवृत यौगिक हम पढ़ चुके हैं। अब हमने बताया था कि साइक्लो चक्र दो प्रकार के होते हैं, समचक्रीय या कार्बोचक्रीय यौगिक, और दूसरे होते हैं विषम चक्रीय यौगिक। अब हम इस पार्ट पे आ गए हैं। ठीक है, तो आइए इसको भी हम बिल्कुल अच्छे से रीड कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ क्या आ जाता है हमारा, विषम चक्रीय यौगिक। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारा समचक्रीय कार्बोचक्रीय यौगिक। ठीक है, तो देखते हैं इसे किसे कहते हैं। वे चक्रीय यौगिक जिनके संवृत श्रृंखला के बनाने में केवल कार्बन परमाणु भाग लेते हैं, समचक्रीय कार्बोचक्रीय कहलाते हैं। अर्थात इन यौगिकों में बंद श्रृंखला के विरचन में कार्बन के अतिरिक्त कोई अन्य दूसरे तत्व भाग नहीं लेते, जैसे साइक्लोप्रोपेन और बेंजीन। मतलब क्या है कि इसमें केवल क्या होता है, इसमें केवल जो समचक्रीय हमारे होते हैं या कार्बोचक्रीय जो हमारे होते हैं, इसमें केवल जो श्रृंखला होगी वो केवल हमारी कार्बन की यौगिक की बनी होती है। ठीक है, वे चक्रीय यौगिक जिनमें संवृत श्रृंखला कैसी होती है, जैसे आपको बताया भी था, जिसमें चक्र बनता है। ठीक है, केवल कार्बन परमाणु इसमें भाग लेते हैं, बाकी अदर कोई भी परमाणु इसमें भाग नहीं लेता है। तो ये क्या कहलाते हैं, हमारे समचक्रीय या कार्बोचक्रीय यौगिक कहलाते हैं। उदाहरण आपको दिए गए हैं, आपको साइक्लोप्रोपेन और बेंजीन। ठीक है, आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। दूसरा हमारा आ जाता है हमारा विषम चक्रीय यौगिक हमारा आ गया, ये हमारा आ जाता है विषम चक्रीय यौगिक। ठीक है, तो आइए विषम चक्रीय यौगिक देखते हैं। वे चक्रीय यौगिक जिनके संवृत श्रृंखला के बनाने में कार्बन के अतिरिक्त कोई अन्य तत्व के परमाणु भी भाग लेते हैं, विषम चक्रीय यौगिक कहलाते हैं। उदाहरण पिरिडीन, थायोफीन, फ्यूरोन। ठीक है, अब देखिए हम आपको क्या समझाना चाहते हैं
हम समझाना चाहते हैं आपको। अब आप देखिए यहाँ पे हम क्या है, आप देख रहे होंगे ये जो आप चक्र बन रहा है, ये आपका क्या बन रहा है, एक चक्र बन रहा है। ठीक है, इसमें आपने कार्बन परमाणु का भाग ले रहा है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ठीक है, लेकिन यहीं अगर आपको दिखाया जाए कि ये दिख रहा है आपको, ये क्या है, एक अलग है, ये कार्बन नहीं है, ये नाइट्रोजन है। ठीक है, नाइट्रोजन है जो अलग अलग हो गया है हमारा। ठीक है, और जो हमारा समचक्रीय यौगिक होता है उसमें क्या होता, अगर यहाँ पे भी CH होता, यहाँ पे भी क्या होता हमारा CH होता, तो ये कार्बन का ही यौगिक होता, तो ये क्या बन जाता हमारा समचक्रीय यौगिक बन जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे CH यानी कार्बन का यौगिक न होकर यहाँ पे केवल नाइट्रोजन है, यानी कार्बन की यौगिक नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कार्बन नहीं है तो क्या होगा, यहाँ पर ये हो गया आपका विषम चक्रीय, क्योंकि इसमें कोई अन्य तत्व का परमाणु भाग ले चुका है। ठीक है, आइए दूसरा एग्जांपल जो आपको, ये तो हो गया पिरिडीन, आपको फ्यूरोन दिखाते हैं। इसमें क्या है, आपको देख रहा होगा यहाँ पे भी CH 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 और CH, साथ ही हमें एक अलग दिख रहा है जिसका नाम है ऑक्सीजन। यहाँ पे कार्बन परमाणु के जगह पर कोई अन्य तत्व का परमाणु भाग ले चुका है, तो ये क्या कहलाता है, विषम चक्रीय यौगिक। इसी प्रकार आप यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी CH है। ठीक है, और साथ ही यहाँ पर एक क्या ले रहा है भाग, सल्फर। ठीक है, सल्फर भाग ले रहा है। ठीक है, तो ये सल्फर भाग जो ले रहा है थायोफीन हो गया। ठीक है, ये सल्फर हमारा भाग ले रखा है जो हमारा CH जो है मतलब कार्बन का जो तत्व है उससे अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या कहलाता है, हमारा विषम चक्रीय यौगिक कहलाता है। ठीक है, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। आप समझ गए होंगे कि समचक्रीय यौगिक और विषम चक्रीय यौगिक किसे कहते हैं। ठीक है, तो आगे हमारा आ जाता है एरोमेटिक। ठीक है, एक बार हाईलाइट कर लेते हैं इसको कि एरोमेटिक तथा एलिफेटिक यौगिकों में अंतर। अब देखेंगे हम एरोमेटिक जो होते हैं और जो एलिफेटिक होते हैं, इन यौगिकों में अंतर क्या क्या होता है। ठीक है, दोबारा यही हेडिंग है। शुरू में लिखा है क्रम संख्या, एरोमेटिक यौगिक, एलिफेटिक यौगिक। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला आ जाता है, ये संवृत श्रृंखला युक्त यौगिक है। संवृत श्रृंखला, ठीक है, समझ रहे हो संवृत श्रृंखला कौन सी होती है। संवृत श्रृंखला होती है जो चक्र बनाती है। ठीक है, और ये विवृत श्रृंखला यौगिक होते हैं। विवृत कौन सी होती है, वो श्रृंखला यौगिक जो खुली श्रृंखला यौगिक होती है। ठीक है, दूसरा हमारा पॉइंट आ जाता है कि सामान्य ये धुएंदार ज्वाला के साथ जलते हैं, जो धुआं भी देता है उसके साथ ये ज्वाला के साथ जलते हैं। और इधर क्या है, ये सामान्यतः है, ये धुएंदार ज्वाला के साथ नहीं जलते हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट है हमारा, इसमें एकल तथा द्विबंध समांतर क्रम में होते हैं। ठीक है, इसमें एकल बंध भी हो सकता है। एकल बंध किसे कहते हैं ये भी देख लीजिए आप। एकल बंध का साइन होता है ये, ओह माफ़ कीजिएगा, दोबारा दिखाते हैं हम आपको। जो एकल बंध होता है हमारा वो होता है ये। ठीक है, और आप द्विबंध देखें तो हमारा ये, और त्रिबंध देखें तो ये। ठीक है, मतलब क्या है, ये हमारा एकल बंध होता है और ये हमारा द्विबंध होता है और ये हमारा त्रिबंध होता है। ठीक है, तो जो हमारा एरोमेटिक यौगिक होते हैं इनमें केवल नहीं, इसमें एकल या द्विबंध जो होते हैं समांतर क्रम में होते हैं। साथ ही हमारा जो इसमें एकल या द्विबंधों का क्रम निश्चित नहीं है। जो हमारा एलिफेटिक होता है इसमें क्या होता है, एकल और द्विबंध का जो क्रम है वो निश्चित नहीं होता है। ठीक है, और जो एरोमेटिक है हमारा उसमें फोर्थ पार्ट है, ये कम क्रियाशील होते हैं। ये क्या होते हैं, कम क्रियाशील होते हैं। साथ ही जो हमारा एलिफेटिक यौगिक होते हैं ये काफ़ी अधिक क्रियाशील होते हैं। और इसमें फिफ्थ पार्ट आ जाता है हमारा, इसमें सल्फोनीकरण, नाइट्रीकरण आदि प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं सरलता से होती हैं। जो हमारे एरोमेटिक यौगिक हैं इनमें सल्फोनीकरण, नाइट्रीकरण, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं ये क्या हो जाती है, सरलता से हो जाती हैं। लेकिन यहीं पर अगर एलिफेटिक यौगिक की बात की जाए तो इसमें प्रतिस्थापन अभिक्रिया सरलता से नहीं होती। बाकी अभिक्रिया सरलता से हो जाती हैं, लेकिन जो प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं वो बिल्कुल भी सरलता से नहीं होंगी। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ठीक है, तो आज का जो सेशन है हमारा उसमें आज की वीडियो में इतना ही। ठीक है,
अगर आपको वीडियो बिल्कुल अच्छी लगी हो, आपको लगता है कि जो मेरी वीडियो है आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है, तो आप हमारी जो वीडियो है उस पर लाइक, कमेंट और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, हमारे चैनल का नाम है स्टडी रूम 2.0। ठीक है, और अगर आपको लगता है, आप बिल्कुल कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जिससे हमें पता लगता रहता है कि बच्चे को क्या चीज़ चाहिए और किससे आपको हमारे जो कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं इससे आपको अच्छा प्रॉफिट भी हो रहा है। ठीक है, तो इससे आपके कमेंट से हमें पता लगता है। तो अगर आपका अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना प्यार हमारे साथ यूँ ही बनाते रहिए और पढ़ते रहिए। अपना ध्यान भी रखिएगा जिससे कि आप बीमार ना हो पाए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।